नमस्कार सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज़ का ये वीडियो लेकर आया हूँ जो कि पिछले वर्षों के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर से मैंने लिए हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ मैंने ऐड किए हैं। तो ये हमारी जो वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सभी का अच्छे से रिवीजन करके इनको कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में हेल्प मिले। और ये वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो आप उनको आंसर मुझे कमेंट में देंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं 18 और 24 हैं, ये दो आपको संख्याएं दी हैं और इनका एलसीएम फाइंड करने को कहा है, तो हमें दो संख्या हैं 18 और 24 है ना, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका गुणनखंड करके आप इनका वो एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो यदि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने में दिक्कत है और यदि आपको टेबल याद है तो आप टेबल की सहायता से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बता देता हूँ, उसके बाद में आपको टेबल से या पहाड़े से कैसे निकालते हैं हम इसको देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं 18 और 24 का। ठीक है, 2 से भाग दिया हमने, 2 नम 18 और ये 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 12 में अभी भाग जा रहा है, तो 9 को ऐसे ही उतारेंगे और 2 छक्के 12। फिर आप 2 से दे सकते हो क्योंकि अभी 6 में भी भाग चला जाएगा, तो 2 9 को ऐसे ही उतारेंगे और 2 3 6। अब बच्चों हमें देख रहे हैं कि 3 और 9 दोनों में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 से भाग देंगे। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर अगली बार फिर 3 से दे देंगे 1 और यहाँ 1। जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका एलसीएम यानी तीनों 2 और 3 का हमें जितनी बार भाग दिया है उनका गुणनफल निकालना है। एलसीएम मतलब ये सभी जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं इनका प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। आप इनको यहाँ भी लिख कर निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो आप इस प्रकार से ये 72 आपका एलसीएम होगा। तो आपका जो बी है वो सही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बात कर रहा था पहाड़ी की सहायता से। तो यदि आपको पहाड़े आते हैं, कोई नंबर छोटे नंबर हो, ये तो चलो आपको मान लिया 24 का नहीं आए, और यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पहाड़े से निकालते तो 18 का पहाड़ा पढ़ते, 18 दूनी 36, 18 3 54, है ना। तो यहाँ पर आप 36, ये 54, 18 चौको 72। ऐसे 24 का पढ़ेंगे हम, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72। जहाँ भी दोनों पहाड़े में कॉमन आ जाए संख्या वो उसका एलसीएम होती है, तो ये 72 एलसीएम हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, दो गोली का आयतन का अनुपात दिया है 64:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यदि दो गोले हैं तो उनकी दोनों की त्रिज्या अलग अलग R1 और R2 मान ले रहे हैं हम। तो 4/3 पाई R1 क्यूब और यहाँ भी 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, और यह अनुपात दिया है 64:27 यानी 64/27। देखिए 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलता है R1/R2। दोनों पर क्यूब है तो मैं एक ही क्यूब लगा देता हूँ इस पे कॉमन, और 64/27 से तो ये 4/3 का क्यूब है, 4/3 इसका क्यूब, दोनों तरफ से क्यूब कैंसिल। R1/R2 यानी R1 R2 का रेशो आपको मिला बच्चों 4/3। तो ये हमने R1 और R2 का अनुपात निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या है उन्होंने, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर,
है ना। तो 4πr², R1 R2 लिया हमने, तो यहाँ भी 4πr2²। यहाँ भी देखिए आप 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 का स्क्वायर मतलब 4/3 का स्क्वायर 16/9। ठीक है, तो हमारा जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा कि 16/9 उसमें अनुपात होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से यदि फार्मूले याद हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि, देखिए b² - 4ac जो होता है वो कहलाता है विविधकर, है ना। ये d = होता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अब इसके वैल्यू जैसी आती है उसके आधार पर ये मूल वास्तविक या अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं की प्रकृति बनती है। तो जब b² - 4ac ये लेस देन 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होते, और यदि ये ग्रेटर और इक्वल 0 रहता है तो मूल वास्तविक होते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास डी वाले ऑप्शन में है कि b² - 4ac लेस देन 0। चलिए अगला है, किसी वृत्त की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, तो परिधि, तो देखिए आपको परिधि पता है वृत्त की होती है 2πr, है ना, और यहाँ पाई में ही आंसर दिए हैं तो केवल आपको r का मान 7 रखना है। 2π × 7 तो 7 दूनी 14, 14π आपका ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। चलिए अगला देखते हैं हम। एक त्रिभुज के कोण दिए हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों कोण 60 है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 डिग्री हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी दी है एपी 2 4 6 इस टाइप से है, तो आपको दिख रहा है ये 2 का पहाड़ा है ना, और इसमें 10वां पद आपको ज्ञात करना। तो जहाँ पर समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, 2 का पहाड़ा आप 10 तक पढ़ेंगे तो 2 × 20 होता है, 2 × 10 = 20, आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है और ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है ना, तो आप इनका रिवीजन करते रहें। अगला है संख्या 6 और 20, 6 और 20 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका टेबल में ये दोनों आ जाए। तो हमें इसके चारों ऑप्शन को देखना है, उससे ज़्यादा सरलता से हो जाएगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखिए 2 जो है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है 20 भी आता है, 6 के पहाड़े में केवल 6 आता है 20 नहीं आता, 20 के पहाड़े में केवल 20 आता 6 नहीं आता, एक पिक के पहाड़े में दोनों आ जाते हैं। तो हमें तो 1 और 2 मिली ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं, 20 भी नहीं है 6 भी नहीं। अब इसमें 1 और 2 में बड़ी कौन सी है? तो 2 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। आपको बगैर ऐसे फैक्टर किए ऐसे निकाल लेना है छोटी संख्याओं के पहाड़े से। चलिए ठीक है बच्चों, अगला है बहुत ही सरल, जो आपकी त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण नंबर 1 है, sin² थीटा + cos² थीटा या sin² a + cos² a = क्या होता है? 1 होता है ना। यहाँ पर a की जगह क्या दे दिया? थीटा की जगह 65। दोनों जगह यदि समान कोण हो तो उसका मान 1 होगा, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे इनको हल कर सकते हैं। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, स्मार्ट मैथ्स विद रवि सर, इसके साथ बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि, देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो विविधकर होता है d, इसकी वैल्यू b² - 4ac होती है, और b² - 4ac की वैल्यू यदि 0 के बराबर आती है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कह देंगे मूल वास्तविक है ना। तो ये हमारे बी जो ऑप्शन है उसमें मिल रहा है, b² - 4ac = 0। चलिए 10वां है, x² + 10x + 24 के शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए हमने वर्ग समीकरण ax² + bx + c इसके योग शून्यकों का योगफल और गुणनफल
देखा है कि योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर यदि हम ए बी सी की तुलना इस समीकरण में करते हैं, ए है 1, बी है 10 और सी है 24। हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब सी अपॉन ए, तो 24 अपॉन ए यानी 1, तो 24 अपॉन 1 मतलब 24। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला है, एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्यक बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए शून्यक से मतलब क्या कि x का ऐसा मान जिसको उस बहुपद में हम रख दें तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाए। ठीक है, x का वो मान जिसमें हम बहुपद में रखें तो उस बहुपद की वैल्यू जो मान है वो शून्य हो जाता है, वो उसके शून्यक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस केस में इसको शून्य के बराबर रखते हैं और इसके फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए इसका फैक्टर करने का क्या तरीका है, तो ये सबसे आखिरी की टर्म्स हम देखते हैं। 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पे 7 आए, तो 2 पंजे 10, 2 और 5 दोनों को जोड़ोगे 7 आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, है ना। आप ये x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा x प्लस 5। मतलब दोनों में से कॉमन आया x प्लस 5, तो बचा x प्लस 2। अब ये इसके हो गए बहुपद के गुणनखंड। अब हमें ज्ञात करना है इसके शून्यक, तो इनको 0 के बराबर, शून्य के बराबर रख लो, तो x के मान 2 आ जाएंगे, या तो -5 या -2, सिंपल। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे ऑप्शन कौन सा है। चलिए, तो हमारे -5 और -2 यानी बी हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो तो रैखिक समीकरण के युग्म जो है उसका एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को HW आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इससे का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और सभी बच्चों को करना है कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में 11वां पद बताना है। देखो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी है जो कि घटते हुए, यानी इसमें प्लस होता जा रहा, तो श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, पर सबसे छोटी जो संख्या है -3 सबसे पहले ए लिखा है ना। इसमें फिर ऐड किया 5/2 को, तो -1/2 आया, है ना। ठीक है, तो अब हमको कैसे पता चले कि इसमें क्या ऐड किया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए हमें मिला -3। ठीक है, तो ए इक्वल टू मिला बेटा -3, हमें डी निकालना है, तो -1/2 को में से -3 को माइनस करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये -1/2 प्लस 3, यानी ये कितना आ जाएगा 5/2। तो ये आपको मिल गया इसका कॉमन डिफरेंस डी। आपको ज्ञात करना है 11वां पद यानी A11। आपको फार्मूला पता, a प्लस n-1 इंटू डी से a है हमें 3 माइनस का, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी है बच्चों 5/2। ठीक है, 11 में से 1 जाएंगे 10 बचेगा, हमें मिला -3 प्लस 10 इंटू 5/2। 2 से इसको 5 टाइम्स कैंसिल करें, -3 प्लस 5×5 ये हो जाएगा 22। ठीक है, हमें 11वां पद जो मिला वो क्या मिला 22। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है ना। चलिए, ये सभी MCQs बहुत इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं, और इनकी में से आने की संभावना भी पूरी बनती है, इसलिए आप ये जो मेरे वीडियोस हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। अगला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 9 कॉमन आ जाएगा, तो आप 9 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बचता है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है,
अब देखिए आप 9 कॉमन हमने लिया तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है क्या होता है, ये पूरी की वैल्यू 1 हो जाती है द्वितीय सर्वसमीकरण से। तो आपको मिला 9 इंटू 1 यानी 9। हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूरी का सूत्र आपको लगाना है। दो बिंदु दे दिए हैं 0,5 और 0-5, इनके बीच की दूरी निकालना। तो बच्चों ये x1 y1 दिए हैं, है ना, और यहाँ दूसरे दिए x2 y2। आपको दूरी का सूत्र पता है, नहीं पता है तो ये देखिए x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर रूट के अंदर। चलिए अब दूरी निकालते हैं हम। तो x2 हमारे मिला है -5 और माइनस x1 मिला है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मिला है 0 -5 इसका। आप देख रहे हैं दोनों में 5 ही आ रहा माइनस का, तो इनके दोनों के वर्ग तो पॉजिटिव ही होंगे। 25 यहाँ भी 25, 25 और 25 50। तो आप 50 में से कॉमन निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा। कैसे निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, 50 के गुणनखंड कर लो आप, 2 से भाग दोगे ये 25 बार, फिर 5 से 2 बार जाएगा, एक जोड़ा बना 5 का, इसका रूट से बाहर। तो 5√2 हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इनको हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो देखिए कोण 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 ए समरूपता होती है, कोण कोण समरूपता भी होती है, और भुजा कोण भुजा समरूपता भी, यानी डी हमारा सही आंसर है ये सभी। ठीक है, चलिए समांतर श्रेणी दी है 5, 8, 11, 14, इसका 10 बहुपद। तो आपको अभी हमने हल किया कि ए बराबर क्या है, यहाँ पर 5 है, डी बराबर अभी निकाला था 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। हमेशा बाद वाले पद में से पहले पद को माइनस करना है, ठीक है ना। तो 3 आ गया। अब हमें कौन सा पद निकालना, 10, यानी n बराबर हमें मालूम है 10। हम ए एन निकालते हैं यानी A10। ठीक है, A5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है, तो डी हमें मिला 3। ठीक है, तो ये हमें मिला 5 प्लस 9 इंटू 3, है ना। तो ये 9 3 27, 5 धन 27 कितना हो गया 32। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चल अगला बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक पूछें तो आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये x और y अक्ष काटते हैं एक दूसरे को, यहाँ पर जो होता है मूल बिंदु होता है इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है ना, बहुत सरल है और आसानी से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, दो बिंदु दिए हैं 1 2 3 4, इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं, मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, तो अब x1 क्या है 1 है, y1 3 है, x2 2 है, y2 4 है। क्लियर, x1 1 है ना, और x2 3 है, y1 2 है और y2 4 है। तो हमें x1 प्लस x2 करना है, यानी 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। फिर आपको y1 प्लस y2 करना है, यानी 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2, 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 3, 2 3 जो है यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है। आपको इस प्रकार से मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फिर लघुत्तम महत्तम का आ गया। तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो दो संख्याएं मान लो n1 और n2 है, इनका जो गुणनफल है वो इनके LCM और इनके HCF के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। अब हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है कि 32 है। ठीक है, इसमें LCM 8 है और HCF हमें फाइंड करना है।
तो 8 को इसके अपॉन में ले आओ, है ना। तो HCF आपको मिल जाएगा 32/8, 8 चौको 32, HCF मिल गया 4। यानी उन संख्याओं का HCF जो है महत्तम है वो 4 होगा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखिक समीकरण A1x + B1y + C1 तथा A2x + B2y + C2 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक का मैंने एक आपको होमवर्क दिया है, इसको देखिए, बहुत सरल है कि A1/A2 यहाँ पर बराबर नहीं दिए हैं B1/B2 के, तो ये कंडीशन जो होती है, दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसी प्रतिच्छेद करती हैं और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है इसमें, यानी ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्ग समीकरण दिया है और इसमें के का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस वर्ग समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। तो देखिए, अभी हमने देखा कि मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, B² - 4AC का मान 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, तो इस वर्ग समीकरण की यदि तुलना करते हैं तो b की वैल्यू 2k होगी, तो 2k का स्क्वायर लगाएंगे। -4 × a की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है क्योंकि x² का गुणांक 1 है, और c की वैल्यू क्या है, k है, तो यहाँ k बराबर 0। तो देखिए आप 2k का स्क्वायर हो गया 4k² और ये -4k हो गया बच्चों, यहाँ 0, 4k कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो आप देखेंगे k - 1 बराबर 0। तो जब इसकी हम 0 से तुलना करेंगे तो 4k बराबर 0 या k - 1 बराबर 0, तो जब 4k बराबर 0 होगा तो k बराबर 0 होगा, या k - 1 बराबर 0 होगा तो k बराबर 1 होगा, यानी k के मान दो मान मिलेंगे, 0 और 1। ठीक है, क्लियर। तो सी आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला है जो द्विघात समीकरण दिया है उसमें अधिकतम मूलों की संख्या। तो देखिए, द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे, त्रिघात में अधिकतम 3 मूल होंगे, सिंपल है ना। तो हमें द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या 2 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10, 7, 4 ये घटते क्रम में एक समांतर श्रेणी दी है, इसका 30वां पद निकालना है। तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं, है ना। तो आपको समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला बहुत अच्छे से पता होगा। अब चलिए हम a बराबर लिखते हैं 10, है ना, और d बराबर क्या होगा 7 - 10 यानी -3। ठीक है, n हमारे पास 30 है, ये n है, हमें an निकालना है यानी A30 निकालना है। तो a मतलब 10 + 30 - 1, है ना, और d की वैल्यू है -3, ऐसा ब्रैकेट में लिख लें इसको। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 - 1 29, तो 10 और यहाँ पर 29 का इसमें 3 में इंटू होगा, है ना, तो ये बनेगा 87। अब आप देखें माइनस का 87 है, 10 प्लस का है यानी -77, है ना, ये यहाँ बी वाले में माइनस लगा है ना, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा -77। ठीक है, चलिए ऐसे आपको करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बता रहा हूँ, और एग्जाम में पूछे हैं और आगे भी आएंगे, इसकी पूरी संभावना है। चलिए बच्चों अगला है एक बिंदु दिया है 2,3 और इसकी बायक्स से दूरी पूछिए। तो देखिए, कभी भी बिंदु की दूरी किसी अक्ष से पूछी जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 2,3, ठीक है ना, तो 2,3 मतलब ये एक्स अक्ष पर 2 है, बाय अक्ष पर 3 चला है। अब उसने क्या बोला है कि 2,3 की बाय अक्ष से दूरी, तो कभी भी किसी भी बिंदु की अक्ष से डिस्टेंस पूछे तो जब बाय अक्ष से पूछे तो एक्स दूरी हो जाएगी उसका एक्स निर्देशांक, और जब एक्स अक्ष से पूछेंगे तब उसका बाय निर्देशांक हो जाएगा, है ना। तो 2,3 की बाय अक्ष से दूरी 2 होगी। देखिए आप, ये बिंदु है, बाय अक्ष से दूरी कितनी चली, ये वाली दूरी चली, है ना, तो ये 2 है,
और एक्स अक्ष से दूरी पूछते तो ये वाली होती, ये 3 होती। ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। इसकी जगह कोई भी अदर क्वेश्चन आ जाए और बिंदु से अक्ष की दूरी पूछे तो आपको ऐसे करनी है। चलिए, पाइथागोरस का प्रमेय भारत के निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया। देखिए, पाइथागोरस जो विदेश के मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, उससे पहले ही भारत के महान गणितज्ञ बोधायन जी ने पाइथागोरस प्रमेय को दिया था। उसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, है ना। तो ये हमारे देश के गणितज्ञ थे बोधायन जी, उन्होंने पाइथागोरस से कई वर्षों पहले इस प्रमेय को दे चुके थे। ठीक, अगला, ये इस प्रश्न में त्रिकोणमिति की पहली सर्व समीकरण लगेगी। तो सबसे पहले 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा आप करते हैं तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है ना। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा पहली सर्व समीकरण से क्या हो जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यदि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा a + b इंटू a - b, है ना, तो ये होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा हमारी पहली सर्व समीकरण जो है उससे साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हमारा ये ए जो है करेक्ट आंसर है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे। अभी देखा हमने द्विघात में 2 होते हैं, त्रिघात में 3 होंगे। द्विघात बहुपद ax² + bx + c, इसका आलेख। तो देखिए, कभी भी जो द्विघात समीकरण है उसके आलेख इस प्रकार से होते हैं, या तो ऐसा, यानी परवलय के आकार के होते हैं। इस समीकरण में जो है इसका आलेख जो होगा परवलय का आकार होगा, है ना। चलिए, क्यूब रूट ऑफ 2, देखिए जब भी आपको ऐसी करनी लग जाती है, कहीं भी स्क्वायर रूट हो या ऐसा क्यूब रूट हो किसी भी नंबर पे, है ना, तो वो जो नंबर होंगे वो सब अपरिमेय संख्याएं होंगी, इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है ना। चलिए, अगला है 96 और 404 का HCF। ठीक है, तो 96 और 404 का हम HCF फाइंड करते हैं। तो इनके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो आप। पहले इससे 96 के लिए 2 से भाग दे देंगे, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से भाग दे देंगे 24 टाइम्स, फिर 2 से देंगे 12 टाइम्स, फिर 2 से दे देंगे 6, और फिर 2 से लास्ट बार 3 टाइम्स, 3 से ये बनता है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 404 का हम प्राइम फैक्टर जब निकालते हैं तो 202, और फिर 2 से देंगे तो 101। अब ये 101 में नहीं जाएगा, तो आपके पास कॉमन कितने 2 आ रहे हैं, 2, है ना। तो 2 × 2, ये इसका HCF यानी 4, तो 4 हमारा HCF होगा। देखिए, HCF में कॉमन वो निकालते हैं कि कॉमन गुणनखंड कितने आ रहे हैं। एलसीएम में पूरे को मिला देते हैं, दोनों संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो सबके गुणनखंड को मिलाकर हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला है इसके विविध कर का मान बताना है। तो अभी हमने देखा विविध कर बताया था मैंने आपको, b² - 4ac होता है ना। विविध कर का फार्मूला ये होता है। अब आपको b का मान यहाँ दिख रहा है, ये -4 है, c का मान 4 है, और a का मान आगे 1 है ना। ये सब मान इसमें रखते हैं हम। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू c4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 16, और 4 चौको 16, ये हो गए -16, 16 में से 16 घटाया 0, है ना, यानी सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 0। विविध कर का मान 0 हो गया यहाँ। चलिए, अगला है द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ये आप इक्वल टू 0 दिया है, और आपको इसके मूल दिए हैं अल्फा और बीटा। तो अभी हमने देखा कि जब मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा होता है बच्चों -b/a। इनको बहुत अच्छे से याद कर लो। और अल्फा इंटू बीटा यदि हो पूछे तो c/a। यहाँ अल्फा + बीटा यानी -b/a करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको लिख दिए, अल्फा + बीटा -b/a,
अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल है। देखिए आपको बिंदु दिया है और उसमें पूछा है किस चतुर्थांश में, है ना। तो ये बिंदु जो दिए हैं उनके चतुर्थांश जब भी बताना हो आपको, तो उनके दोनों जो निर्देशांक है उनके चिन्ह देखना है, प्लस और माइनस किसके हैं, है ना। देखिए पहला ये क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये चतुर्थांश अच्छे से बना लो आप कॉपी में। अब देखिए कोई बिंदु इसमें रहेगा तो दोनों उसके निर्देशांक प्लस में रहेंगे, क्योंकि इसमें और ये प्लस है, एक्स और वाई भी प्लस है। यहाँ पर रहेगा तो पहला वाला माइनस रहेगा, दूसरा वाला प्लस रहेगा। बिंदु के चिन्ह बता रहा हूँ। यहाँ यदि है तो तीसरे में दोनों माइनस रहेंगे, और यहाँ है तो देखिए एक्स वापस पॉजिटिव हो गया और वाई यहाँ नेगेटिव हो गया। तो आपको ये चारों के चिन्ह याद रखने हैं, है ना। बस ये 4 हो, 3 हो, 5 हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये दोनों में नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तीसरे में, यानी आपका सी आंसर सही है। आया समझ में? बहुत ही ईजी है, आप ये अपनी कॉपी में बना लो। चिन्ह देखना है, नंबर से कोई लेना देना नहीं हमको, ठीक है ना। चलिए अगला देखो कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए कभी भी सम और विषम संख्या जब होती है तो दो का गुणज जो होती है वो सब सम संख्याएं होती हैं, यानी q के फॉर्म में हम देखें तो 2q हमेशा एक सम संख्या हो गई, q कुछ भी हो। अब यदि इस सम संख्या में मैं एक जोड़ दूं तो वो विषम बन जाएगी। जैसे 4 है, इसमें एक जोड़ दो तो ये विषम बन जाएगी, है ना। 10 है, इसमें एक जोड़ दो, ये विषम बन गई, ठीक है। यानी ये जो संख्या होती है ये 2 का मल्टीपल होती है, और उसमें एक जोड़ दिया आपने तो वो विषम संख्या, यानी 2q + 1, ये विषम, ठीक है बच्चों। अगला है एक्स अक्ष से दूरी। अभी पिछले उसमें बताया था कि किसी भी बिंदु की अक्ष से दूरी अपोजिट बताना। एक्स अक्ष से दूरी बाय वाला निर्देशांक, बाय अक्ष से दूरी एक्स वाला निर्देशांक, यानी 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है द्विघात बहुपद के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इसका अभी हमने देखा कि यदि d जो है हमारा, यानी b² - 4ac, ये 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं हम। हमारे पास b² - 4ac = 0, बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से लगाना, यहाँ भी देखो b² - 4ac² कर दिया, है ना। तो ऐसा ही एग्जाम में आता है, थोड़ा सा वो चेंज करते हैं और हम जल्दी जल्दी में वो गलत लगा देते हैं। तो आपका ये बी है, ये सही है। अगला है द्विघात समीकरण का मानक रूप। देखिए द्विघात समीकरण में बिल्कुल छोटे छोटे माइनर डिफरेंस में लिखे हुए हैं, है ना। पहला लिखा a² x, तो यहीं पर ये नहीं है, गलत है, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, x² + bx + c = 0। आपको सेम ऐसा वाला ढूंढना है। तो यहाँ b देखें तो यहाँ बीच में माइनस आ गया, इसको रिजेक्ट करो। सी वाला देखो x² + bx + c, यही हमारा सही आंसर है ना। डी में क्या किया, ये c² पे c पे स्क्वायर लगा दिया, हमें तो ये वाला ढूंढना, ठीक है ना। चलिए समीकरण निकाय, x + 2y + 5 = 0, -3x - 6y + 1 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा अंततः। अभी तक मैंने आपको एक ही होमवर्क दिया है, एक और ये होमवर्क है HW में, ठीक है, और एक 40वां, ये भी आपका होमवर्क है HW में। मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट्स में आपसे उम्मीद करता हूँ। यदि आप इसके आंसर कमेंट्स में देंगे तो मैं समझूंगा कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, कॉपी में नोट किया है, और ये आपके गणित के पेपर के गैप में बहुत काम आएंगे। तो आप इनको बार बार इनका रिवीजन करो। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं कह रहा हूँ आप इसको सब्सक्राइब करो, और इन क्वेश्चंस के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हो। जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, फिर से एक नए MCQs का वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि चैप्टर नंबर 7, 8 तक के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगले MCQs वीडियो में 8 के बाद के आपको 14th चैप्टर तक के क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद हम खालिस्तान वगैरह के भी फिल इन द ब्लैंक और 1 वर्ड वाले वीडियो भी बनाएंगे,
ठीक है, सभी को फिर से एक बार नमस्कार और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।